हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी मैंने लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में बात की थी जो 498A के बारे में था। और उस जजमेंट में हस्बैंड के जो दूर दराज के रिलेटिव्स होते हैं उनको बिना किसी स्पेसिफिक एलिगेशन के अगर आरोपी बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जाहिर की थी और निचली अदालतों को यानी लोअर कोर्ट्स को ये डायरेक्शन दिए थे कि लोअर कोर्ट्स किसी भी आपराधिक मामले में जो कि 498A से संबंधित है, पत्नियों के द्वारा जो क्रूरता की जो FIR दर्ज कराई जाती है या कोर्ट में केस किया जाता है, तो ऐसे मामलों में संज्ञान लेते समय इस बात को जरूर न्यायालय देखेंगे कि अगर दूर दराज के कोई रिलेटिव्स हैं तो उनके खिलाफ स्पेसिफिक एलिगेशन है कि नहीं है। यह एक जजमेंट नहीं था, लगातार सीरीज ऑफ जजमेंट है। अभी 10 दिसंबर को भी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पारित किया और यह जजमेंट भी 498A के मिसयूज को लेकर के है। साथियों, इस जजमेंट में जस्टिस बीबी नागरत्ना जो सुप्रीम कोर्ट की सीनियर जस्टिस हैं, उनके द्वारा बहुत गंभीर टिप्पणियां की गई हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इसी जजमेंट के बारे में बातचीत करेंगे कि इसके फैक्ट क्या थे, ये भी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके की टिप्पणी की और फाइनल क्या जजमेंट दिया, इसके बारे में भी बातचीत करूंगा। और वीडियो के अंत में हम ये भी देखेंगे कि इस जजमेंट का असर पुरुषों पे यानी कि जो पति का पक्ष होता है उस पर क्या पड़ेगा और पत्नियों पे क्या पड़ेगा। और आपकी राय के साथ साथ मैं अपनी राय भी बताऊंगा कि मेरी राय क्या है इस जजमेंट के बारे में, और कमेंट्स करके आप अपनी राय भी बताइएगा। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। तो दोस्तों, जुड़े रहें, देखते हैं कि संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, जो मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, ये तेलंगाना का केस था। इस मामले में जब हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो हस्बैंड के द्वारा जब वाइफ उसकी नहीं आती है, लगातार कोशिशों के बाद भी छोड़ करके चली जाती है, तो हस्बैंड के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत डाइवोर्स का केस दाखिल कर दिया जाता है फैमिली कोर्ट में। डाइवोर्स का केस दाखिल होने के बाद वाइफ के द्वारा पति, सास ससुर, देवर, नंदें, तमाम लोगों के खिलाफ यानी कि पूरे परिवार के खिलाफ 498A इंडियन पेनल कोड और 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में FIR दर्ज करा दी जाती है। यह भी कहा जाता है कि 10 लाख रुपया नगद दिया था शादी में, 10 तोला गोल्ड दिया था, ढेर सारा लगभग 5 लाख का घर गृहस्थी का सामान, ये तमाम तरीके के सारे एक्सपेंसेस की बात की जाती है। हम जनरल देखते हैं कि मैट्रिमोनियल केसेस में ज़्यादातर इसी तरीके के आरोप होते हैं। तो यह आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करा दी जाती है। FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही हस्बैंड और उसके परिवार के जो लोग आरोपी थे, ये लोग तेलंगाना हाई कोर्ट जाते हैं और FIR को क्वैश करने की प्रेयर करते हैं। हाई कोर्ट के द्वारा उस प्रेयर को स्वीकार नहीं किया जाता, FIR को क्वैश करने से मना कर दिया जाता है और आयोग को यह डायरेक्शन दिया जाता है कि अरनेश कुमार केस की, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था अरेस्ट के संबंध में, उस जजमेंट में जो गाइडलाइंस जारी की गई थी सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा, उन गाइडलाइंस के आधार पर विवेचना करते हुए आगे की कार्रवाई करें, यह आयोग को दिशा निर्देश दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि CRPC में सेक्शन 41A के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, आई बटन में उसके लिंक दे दूंगा। सेक्शन 41A का नोटिस देना जरूरी होता है, जहां 7 साल से कम के सजा वाले अपराधों की विवेचना होती है। तो दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा FIR को क्वैश करने से मना कर दिया जाता है और आयोग को डायरेक्शन दिया जाता है। अब हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ हस्बैंड की फैमिली के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं।
तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है और किस तरीके की महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, क्रिमिनल SLP नंबर 16239/2024, दारा लक्ष्मी नारायण एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अदर्स, और अभी 10 दिसंबर 2024 को इसमें जजमेंट हुआ। बहुत ही रिसेंट जजमेंट है, अभी 2-3-4 दिन पहले। इस मामले में जस्टिस BB नागरत्ना और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। अदालत के द्वारा यह कहा जाता है कि हमने पहले ही कहा था, अदालतों को चेतावनी दी थी कि वह यह सुनिश्चित करें कि घरेलू क्रूरता का आरोप लगाने वाली पत्नी के कहने पर दायर आपराधिक मामलों में पति के दूर दराज के रिश्तेदारों को अननेसेसरी ना फंसाया जाए, अनावश्यक रूप से ना फंसाया जाए। यह बात कही जाती है। जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में कहा, मैंने इस पर वीडियो बनाया था, तो वही बात फिर दोहराई जाती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा। आगे कहा जाता है कि IPC की धारा 498A का जो प्रावधान है, पत्नियों और उनके रिश्तेदारों के लिए पति उनके परिवार के साथ बदला लेने का कानूनी हथियार बन गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई। दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा अलग अलग फैसला लिखा गया। जस्टिस DV नागरत्ना ने अपने फैसले में बात लिखी कि पति के परिवार से बदला लेने का हथियार कानूनी हथियार बन गया है, जबकि वे इस प्रावधान के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझते। यह प्रावधान महिलाओं पर उनके पति और परिवार द्वारा की जाने वाली क्रूरता को रोकने के लिए लाया गया था, संशोधन करके लाया गया था। मैं आपको बता दूं कि 498A बाद के अमेंडमेंट करके सेक्शन इंडियन पेनल कोड में जोड़ा गया था, और इसलिए जोड़ा गया था ताकि राज्य द्वारा त्वरित इंटरफियर सुनिश्चित किए जा सके। ये एक महत्वपूर्ण बात कही गई। चिंता जाहिर करते हुए कहा जाता है कि हालांकि पिछले कुछ वर्षों में देश भर में वैवाहिक विवादों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जहां एक तरफ वैवाहिक विवादों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी तरफ शादी नाम की संस्था में कलह और तनाव भी बढ़ा है। मैरिज इंस्टीट्यूशन में कलह बढ़ा है, और ऐसी स्थिति में जो IPC की धारा 498A है उसका दुरुपयोग भी बढ़ा है। अस्पष्ट आरोप लगाए जाते हैं, जर्नल आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे में आरोपों की जांच करना जरूरी है। बार बार सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने निचली अदालतों को यह निर्देश दिए। साथियों, दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य था कि पत्नियों की रक्षा करे, मुख्य रूप से दहेज के रूप में किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की अवैध मांग के कारण वैवाहिक घर में क्रूरता का जो शिकार होती हैं महिलाएं, उनकी रक्षा करे, लेकिन उसका दुरुपयोग होने लगा। कोर्ट ने आगे एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि हम एक पल के लिए यह नहीं कह रहे हैं कि कोई भी महिला जो IPC की धारा 498 के तहत क्रूरता की शिकार हुई है उसे चुप रहना चाहिए। कोर्ट ने कहा, हम यह नहीं कह रहे हैं कि अगर महिला के साथ अत्याचार हुआ है, क्रूरता हुई है, तो उसे चुप रहना चाहिए और शिकायत करने का अधिकार नहीं है या शिकायत करने से हम रोक रहे हो, ऐसा नहीं है। हमारी जो उपरोक्त टिप्पणियां हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे पहले जो हमने जजमेंट में टिप्पणी की, उनका यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन वर्तमान मामले जैसे मामले को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। जो केस इन हैंड, उनके हाथ में जो केस था, उस केस में ये लग रहा था कि दुरुपयोग हुआ है, तो इस ऐसे केसेस को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने जो FIR को क्वेश करने का ऑर्डर रिफ्यूज कर दिया था, उस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाता है और अपील को दाखिल करने की परमिशन दे दी जाती है। दोस्तों, FIR को रद्द कर दिया जाता है। माना जाता है कि इस मामले में 498A का दुरुपयोग हुआ है और FIR रद्द ना करके हाईकोर्ट ने गलती की है, यह कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब दोस्तों, मैंने जैसा शुरुआत में कहा था कि इस फैसले का हस्बैंड और पत्नियों पर क्या असर पड़ेगा, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अब साथियों, यहाँ पर दो बातें हैं। ऐसा नहीं है कि जेन्युइन केसेस ना हो रहे हों, महिलाओं के साथ क्रूरता ना हो रही हो, निश्चित रूप से क्रूरता होती है। दो बातें अगर हम देखें कि क्रूरता तो होती है, लेकिन उस क्रूरता के लिए हो सकता है दो लोग जिम्मेदार हों, हो सकता है अकेले हस्बैंड जिम्मेदार हो, लेकिन
आरोपी पूरे परिवार के लोगों को बना दिया जाता है। एक तो इस पार्ट पे मिसयूज है, दूसरे ऐसे भी मामले होते हैं जहां पूरा परिवार भी जिम्मेदार होता है। हाँ दोस्तों, बहुत से मामले आते हैं जहां पूरा परिवार जिम्मेदार होता है। तो ऐसे मामलों में हमें पीड़ित महिलाओं के पर्सपेक्टिव से भी देखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अगर जनरल ये कहता है कि 498 के मामले बदला लेने का कानूनी हथियार बन गया है, तो इस टिप्पणी से मैं व्यक्तिगत रूप से जनरली अगर टिप्पणी सारे केसेस के लिए की जाती है तो मैं सहमत नहीं हूँ। केस टू केस मामला डिफर करता है, हर केस के फैक्ट होते हैं। कुछ मामलों में लगता है कि वाकई मिसयूज किया जा रहा है, कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें लगता है कि वाकई जेन्युइन मामले हैं, ज्यादती हुई है दोस्तों। अब इसमें असर उन महिलाओं पर पड़ेगा कि जो वाकई जेन्युइनली जिनका टार्चर हुआ है, जिनके साथ क्रूरलिटी हुई है और उसके लिए हस्बैंड के साथ साथ उसके फैमिली के लोग भी जिम्मेदार हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की इस तरीके की जनरल टिप्पणी आती है तो सारे मुकदमों को प्रभावित करती है, उसका असर निचली अदालतों पे पड़ता है और फिर निचली अदालतें उस तरीके से काम करना शुरू कर देती हैं, जेन्युइन मामलों को भी वो शक की नज़र से देखने लगती हैं। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आप क्या सोचते हैं इस जजमेंट के बारे में, यह भी कमेंट्स करके बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अन्य वीडियो में कानून की अन्य जानकारियों के साथ। तब तक जुड़े रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।